Assalamualaikum. My name is Dr. Zunaira Michael and I'm pharmacology lecturer at Ghazali Girls Campus. This is part 2 of bronchodilators, which we have discussed in part 1. This is part 2 of bronchodilators. In case you have missed part 1, you should first see part 1 and then move to the second part. So we will start with anticholinergic, which is one of the drug class of bronchodilators. तो acetylcholine cause करता है bronchial constriction and narrowing of the airways. Anticholinergic bind to the acetylcholine receptors, preventing acetylcholine from binding. अब अगर acetylcholine जो कि एक नॉर्मल बॉडी का हार्मोन है, कि अगर वो नॉर्मल उसमें प्रोड्यूस हो रहा है तो वो ब्रोंकियल कंस्ट्रक्शन करता है और एयरवेज की नैरोइंग करता है. लेकिन हम लोग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स लेते हैं जिसकी वजह से ये जो एंटीकोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं उस पे जाके वो एंटीकोलिनर्जिक बाइंड कर जाते हैं और वहाँ पर जो है कॉम्पिटिटिव मैकेनिज्म शुरू हो जाता है और एसिटाइलिनकोलिन वहाँ पर बाइंड नहीं कर देता. फॉर एग्जांपल एक एस्थमेटिक पेशेंट है, वो ऑलरेडी उसको वो म्यूकस सिक्रेशंस और वो सब कुछ एडेमा वगैरह उसकी ब्रोंकियस में हो रहा है और ऊपर से एसिटाइलिनकोलिन जाके ब्रोंकियल कंस्ट्रक्शन और ज़्यादा इंक्रीज कर देगा, तो उस बेचारे को सांस कहाँ से आएगी. सो उन पेशेंट्स के लिए, एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए हम लोग एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशंस यूज़ करते हैं और ये एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन क्या करती हैं कि उन रिसेप्टर्स पे बाइंड हो जाती हैं. जब वो जाके एसिटाइलिनकोलिन रिसेप्टर्स पे बाइंड हो जाते हैं तो एसिटाइलिनकोलिन वहाँ पर नहीं बाइंड होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रिलैक्सेशन ऑफ ब्रोंकाइल्स है वो कॉज हो जाती है. इससे क्या होता है कि ब्रोंकियल कंस्ट्रक्शन इज प्रिवेंटेड एंड एयरवेज डायलेट. जब एयरवेज डायलेट हो जाएंगे तो जो भी कोई एस्थमेटिक पेशेंट है उसको बड़ी आसानी से सांस आना शुरू हो जाएगा. एंटीकोलिनर्जिक्स में जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ इपेट्रोपियम ब्रोमाइड, जिसको एट्रोवेंट के नाम से भी जाना जाता है, इज़ द ओनली एंटीकोलिनर्जिक यूज फॉर रेस्पिरेटरी डिजीज़. इट इज़ स्लो एंड प्रोलॉन्ग एक्शन. थोड़ा स्लो है लेकिन बड़ा ही इसका प्रोलॉन्ग एक्शन है. ब्रोंको कंस्ट्रक्शन को ये प्रिवेंट करता है. एक्यूट एस्थमा के लिए हम इसको यूज़ नहीं करते. नेक्स्ट हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक्स के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आ जाते हैं ड्राई माउथ और थ्रोट वगैरह आ जाता है, हेडेक्स आती हैं, एंग्जाइटी आती है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्ट्रेस आता है और कफिंग वगैरह आती है एंटीकोलिनर्जिक्स के. सो दीज आर बेसिकली ऑब्वियसली जो कोलिनर्जिक का नॉर्मल एक्टिविटी है उस सबको रिवर्स कर देती है. नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज एंटी ल्यूकोट्राइन्स. ल्यूकोट्राइन्स आर द सब्सटेंस दैट आर रिलीज व्हेन अ ट्रिगर सच एज कैट हेयर डस्ट स्टार्ट अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी. हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कभी भी कोई एलर्जन बॉडी के अंदर एंटर होता है तो वो जाके हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर देता है और इम्यून सिस्टम ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स और ऐसे प्रिकॉर्सर्स बॉडी के अंदर रिलीज होता है जिसकी वजह से हमें इरिटेशन वगैरह शुरू हो जाती है, खांसी होनी शुरू हो जाती है, पेट ख़राब हो जाता है, रैशेज आ जाती हैं, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में कोई ऐसी चीज़ एंटर हो गई है जो हमारी बॉडी के लिए अनसूटेबल है. तो कॉन्सिक्वेंटली पेशेंट जो है डॉक्टर के पास जाता है और जब कभी भी उसकी एग्जामिनेशन होती है तो उसको पता चल जाता है कि आया व्हाट वाज द कॉज ऑफ माय डिस्टर्बेंस इन द बॉडी. तो जब कभी भी आपका कैट है या डस्ट वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़, कोई केमिकल आपने बॉडी के अंदर इनटेक कर दी है तो ल्यूकोट्राइन्स आर द सब्सटेंस जो ट्रिगर हो जाते हैं बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. अब ये ल्यूकोट्राइन्स ट्रिगर हो गए तो इसने क्या किया, इट कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ उसने इन्फ्लेमेशन कॉज की, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कॉज की और म्यूकस प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पास कफिंग आ गई, वीजिंग आ गई, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ गई और हमें समझ ना आया कि हमारे साथ हुआ क्या है, क्योंकि कहने को कैट हेयर एंड डस्ट और ये सारी चीज़ें इतनी मामूली है कि इंसान का दिमाग इस पर जाता भी नहीं है. लेकिन जब कभी भी आप कफिंग और वीजिंग और ये सारी चीज़ें सिम्टम्स देखते हो तो आप उस चीज़ के को ज़रा सीरियस लेना शुरू हो जाते हो, क्योंकि बॉडी आपकी एक डिसफंक्शनल स्टेट में जा रही होती है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एंटी ल्यूकोट्राइन एजेंट्स प्रिवेंट ल्यूकोट्राइन्स फ्रॉम अटैचिंग टू रिसेप्टर्स ऑन द सेल्स इन लंग्स एंड इन सर्कुलेशन. सो बेसिकली ल्यूकोट्राइन्स और जो वो है एंटीकोलिनर्जिक्स हैं उनका मोरलेस एक ही सिस्टम है. एंटी ल्यूकोट्राइन्स प्रिवेंट करता है ल्यूकोट्राइन्स को फ्रॉम अटैचिंग टू द रिसेप्टर्स और वो जाके उन रिसेप्टर्स पे खुद अटैच हो जाता है. जब वो अटैच हो जाता है तो जो इन्फ्लेमेशन इन द लंग्स है वो ब्लॉक हो जाती है और जो एस्थमेटिक सिम्टम्स हैं दे आर रिलीव.
समझने की कोशिश करें कि जैसे कोलिनर्जिक्स और एंटी कोलिनर्जिक्स के केस में था कि कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक में कॉम्पिटिटिव बाइंडनेस हो जाती है, तो इसी तरह ल्यूकोट्राइन्स और एंटी ल्यूकोट्राइन्स एजेंट्स की भी कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग हो जाती है। जब एंटी ल्यूकोट्राइन्स उन रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट को बाइंड कर जाएगा जहाँ पे ल्यूकोट्राइन्स ने बाइंड करना था, तो क्या होगा कि उस लंग्स की उधर लंग्स में इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। जब इन्फ्लेमेशन नहीं होगी तो म्यूकस सिक्रेशंस वगैरह नहीं होंगी, एडिमा वगैरह नहीं होगा। जब नहीं होगा तो एस्थमेटिक सिम्टम्स आर रिलीव्ड। नेक्स्ट इसके एंटी ल्यूकोट्राइन्स के क्या ड्रग इफेक्ट्स हैं। ये ब्लॉक प्रिवेंट करता है स्मूथ मसल कंट्रैक्शन ऑफ द ब्रोंकियल एयरवेज, म्यूकस सिक्रेशन को डिक्रीज करता है, वेस्कुलर परमेबिलिटी को प्रिवेंट करता है और डिक्रीज करता है न्यूट्रोफिल एंड ल्यूकोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन टू द लंग्स, प्रिवेंटिंग द इन्फ्लेमेशन। लाइक ये जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कई दफ़ा कि इन्फ्लेमेशन इज़ द नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। लेकिन अगर आप ऑलरेडी एस्थमेटिक हैं और आपको ऊपर से लंग्स में इन्फ्लेमेशन भी हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आपके लिए क्रिएट हो जाएगी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन केस इफ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा तो उसके लिए ये ऐसी सिम्टम्स और ऐसे जो इम्यून मैकेनिज्म्स हैं उनको किसी तरह से स्टॉप किया जाए। तो एंटी ल्यूकोट्राइन्स क्या करता है कि वो जो न्यूट्रोफिल्स और ल्यूकोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन होती है ऑफ द सेल्स इन द लंग्स उसको भी प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से आपके पास लंग्स में इन्फ्लेमेशन नहीं आती। जब इन्फ्लेमेशन नहीं आएगी तो एस्थमेटिक पेशेंट कैन ईजिली ब्रीथ और उसको वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और इनकम्फर्टेबल ब्रेथ नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो केमिकल दैट इज़ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका ये है कि ये स्टेबलाइज द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल दैट रिलीजेस हार्मफुल ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टिंग सब्सटेंसेस। सेल की जो मेम्ब्रेन्स जो रिलीज़ कर रही हैं हार्मफुल ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टिंग सब्सटेंसेस उसको स्टेबलाइज करता है। दीज सेल्स आर ल्यूकोसाइट्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। अब ये जो सेल्स हैं दीज आर ल्यूकोसाइट्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, वही बेसिकली बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स जो एक्ट करता है अगेंस्ट द फॉरेन सब्सटेंसेस। ऑल्सो increase the responsiveness of bronchial smooth muscles to beta adrenergic stimulation। ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स की जो रिस्पॉन्स होता है टू द बीटा एड्रेनर्जिक रिस्पॉन्सेस को उसको भी इंक्रीज करता है। सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैव अ वेरी मल्टीपल फंक्शंस। ये उसको इम्यून सिस्टम के साथ भी डील कर रहा होता है और उसके साथ साथ स्मूथ मसल्स पे भी एक्ट कर रहा होता है और जितने भी ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टिंग सब्सटेंसेस हैं उसको भी स्टेबलाइज कर रहा होता है। तो जो हमारे पास थेरेप्यूटिक यूजेस हैं वो ब्रोंकोस्पास्मिक डिसऑर्डर्स को यही ट्रीट करता है जो कि कन्वेंशनल ब्रोंकोडायलेटर से ट्रीट नहीं हो रहे होते हैं, तो उसको ट्रीट करता है और ये नॉर्मली वो पफ्स की फॉर्म में होता है। इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारे पास वो सारे वो जो पफ्स होते हैं जो हर एस्थमेटिक पेशेंट के पास होते हैं वो लोग इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड को यूज़ कर रहे होते हैं। इट इज़ नॉट कंसिडर फर्स्ट लाइन एजेंट फॉर मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट एस्थमेटिक अटैक और स्टेटस एस्थमेटिटिकस। होता ये है कि इट इज़ नॉट द फर्स्ट लाइन ऑफ एजेंट, लेकिन अगर आप इमरजेंसी कंडीशन में हैं और आपके पास और कोई चारा नहीं है तो देन यू कैन यूज़ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, अदरवाइज आपको एस्थमा के लिए प्रॉपर मेडिकेशन ही लेनी पड़ती है। साइड इफ़ेक्ट्स में हमारे पास फेरिंगल इरिटेशन आती है, कफिंग आती है, ड्राई माउथ आ जाता है और इन केस ओरल इन सम केसेस ओरल फंगल इन्फेक्शंस भी उसकी वजह से आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसको थोड़ा चिल्ड्रंस और इमेच्योर पेशेंट्स के लिए इतना ज़्यादा यूज़ करना सूटेबल नहीं है, इस वजह से कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंशियल हो सकते हैं उन लोगों पर जो कि बहुत ज़्यादा इमेच्योर है। Systemic effects are rare because of the low doses are used for inhalation therapy। जो उसके systemic effects है like the effects on the whole body जो है वो बहुत ज़्यादा लो है डोजेस, इसी वजह से inhalation therapy में उसकी बड़ी ही लो डोजेस यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास है दैट इज़ मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स हैं जो प्रिवेंट करते हैं बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस को जो ब्रोंकोस्पैज्म कॉज करते हैं। इसका भी बेसिकली मोर और लेस सारा जो फंक्शन है वो आपकी इम्यून बॉडी के साथ है। इम्यून सिस्टम आपका ऐसे केमिकल्स और ऐसी चीज़ें रिलीज़ करता है जिससे होता क्या है कि आपकी बॉडी में ब्रोंकोस्पैज्म हो जाता है या आपकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है लंग्स में, तो उन चीज़ों को ये रिड्यूस करता है।
स्टेबलाइज करता है द सेल मेम्ब्रेन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स, जिसमें हमारे पास मास्ट सेल्स आ जाते हैं, मोनोसाइट्स आ जाते हैं, मैक्रोफेजेस आ जाते हैं। अब ये सारे इम्यून सिस्टम के वो वाले सेल्स हैं जो फॉरेन बॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं और उन पे एक्ट करते हैं और इन्फ्लेमेशन, रैशेस, इरिटेशन और इसके थ्रू वो एक ह्यूमन बॉडी को एहसास दिलाते हैं कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम जा रही है। तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स क्या हैं? इन सारी चीज़ों को जो भी ये जो मास्ट सेल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं जो बॉडी में इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं, उनको अपनी एक्टिविटी प्रोड्यूस करने से रोकता है। प्रिवेंटिंग द रिलीज ऑफ हार्मफुल सेलुलर कंटेंट, नो डायरेक्ट ब्रोंकोडायलेटर एक्टिविटी यूज प्रोफाइलैक्टिकली। होता ये है कि इसको एज अ प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज़ किया जाता है, ब्रोंकोडायलेटर एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन ये जो इन्फ्लेमेशन और जो कि ऐसी चीज़ें हैं जो ब्रोंकोस्पैज्म को कंट्रीब्यूट करती हैं, जो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन को कंट्रीब्यूट करती हैं, उन चीज़ों को ये वो करता है, डील करता है। अदरवाइज उसके साथ ब्रोंकोडायलेशन कोई एज अ डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है। ओवरऑल मैनेजमेंट करता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ की, पल्मोनरी टिश्यूज में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उस चीज़ को ये ट्रीट करता है। इट इज़ यूज फॉर प्रोफाइलेक्सिस नॉट फॉर एक्यूट एस्थमेटिक एक्ट। मतलब एक बंदा अगर मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स यूज़ कर रहा है तो उसको टाइमली तो अफेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, उसकी कंडीशन भी स्टेबलाइज हो जाएगी, लेकिन वो जो एक्यूट एस्थमा है या जो ओरिजिन ऑफ डिजीज़ है वो उस चीज़ को ट्रीट नहीं करेगा। इट इज़ यूज टू प्रिवेंट द एक्सरसाइज इंड्यूस ब्रोंकोस्पैज्म। एक्सरसाइज, जब एक बंदा बहुत ज़्यादा हेवीली एक्सरसाइज कर देता है तो उसकी वजह से भी ब्रोंकोस्पैज्म के कंडीशंस आ जाते हैं, तो उस चीज़ को भी ये प्रिवेंट करता है। इट इज़ यूज टू प्रिवेंट द ब्रोंकोस्पैज्म एसोसिएटेड विद एक्सपोजर टू नॉन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स सच एज कोल्ड, ड्राई एयर और एलर्जेंस। अब ये जो ब्रोंकोस्पैज्म एसोसिएटेड विद एक्सपोजर है टू द नॉन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स सच एज कोल्ड, ड्राई एयर और एलर्जेंस वगैरह, उस चीज़ को भी ये ट्रीट करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं उसमें हमारे पास कफिंग है, सोर थ्रोट है, रेनाइटिस है। रेनाइटिस इज़ द रनी नोज एंड एवरीथिंग। ब्रोंकोस्पैज्म है, टेस्ट द टेस्ट ऑफ माउथ चेंजेस, डिजीनेस, बहुत ज़्यादा नींद आती है और हेडेक्स वगैरह आपके पास मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स को यूज़ करते हुए आ जाते हैं। So this was part 2 of bronchodilators which we have discussed just right now. I hope you would have understand it. For further understanding, you can consult your book as well as the notes which will be provided by your teachers. Thank you so much. In case you have any questions, you can write in the comment section. Thank you for your time and concentration.